हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, जो है आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नया प्रकरण लेकर के। आज का प्रकरण है हमारा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी भाषा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी भाषा से संबंधित कुछ तथ्यों को हम सभी देखेंगे। तो ये व्याकरण खंड, ये जो पुस्तक है हमारी, जिस पुस्तक से हम सभी पढ़ने चल रहे हैं, ये है वासुदेव नंदन प्रसाद जी की है। वासुदेव नंदन प्रसाद सभी परिचित है ना। वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना प्रायः देखा जाता है ये जो पुस्तक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उन सभी के लिए यह बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वासुदेव नंदन प्रसाद जी की ये आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जो भी परीक्षा होती है उसमें इससे हूबहू प्रश्नों को रख दिया जाता है। जो भी उदाहरण है उन्हें रख दिया जाता है पेपर में, सेम टू सेम। और इनसे संबंध इसमें जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, कहने का मतलब इस पुस्तक की जो एक एक लाइन है ना, मैं इस तरह से कहना चाहूँगी कि इसकी जो एक एक लाइन है वो हम सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इसी क्रम में हम सभी जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक को एक एक टॉपिक पर विस्तृत डीपली अध्ययन करेंगे इसी बुक से। और आपको बता दें, क्योंकि जो है देखिए, हम सभी को अगर पेपर देना है, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो हम सभी को तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और मेहनत जो है मार्केट में विभिन्न प्रकार की गाइडें हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, है ना। तो हम सभी को कोई ऐसी प्रमाणिक पुस्तक का चयन करना पड़ेगा जिससे हम सभी का कल्याण हो जाए, है ना। जिसमें जो जानकारी हो वो हम सभी के लायक हो और हम सभी के लिए उपयोगी हो, ऐसी पुस्तक का चुनाव हम सभी को करना पड़ेगा। बाकी जो है गाइड तो बहुत सारी है मार्केट में, है ना। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम मूल पुस्तकों से पहले परिचित हों। बाकी इसके बाद जो है हमारे जो प्रतियोगी विद्यार्थी वो विभिन्न प्रकार की कोचिंग से जो है नोट्स तो अपने बनाए ही होंगे, और नहीं तो उनका खुद का अपना नोट्स होगा, है ना। ये सब तो है, और सबसे पढ़ते रहिए, गाइड भी देखते रहिए आप। लेकिन जो मूल पुस्तक है, मूल पुस्तकों से पढ़ना हमारे लिए लाभप्रद होता है प्रायः हमेशा। तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास होता है, ठीक है। और आगे हम सभी देखेंगे। देखिए, अगर परीक्षा की तैयारी करनी है, हमें सीरियसली करना है, सीरियस में अगर तैयारी करनी है, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 है ना। अभी तो इसी को ध्यान में रखते हैं हम सभी, 4.0। इसके बाद जो है यूपी टीजीटी पीजीटी है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी, अन्य राज्य के टीजीटी पीजीटी, जो भी परीक्षा हमारे सामने आएगी हम उसे फोकस करके करेंगे। और अभी तो जो लक्ष्य है हम सभी का यही है ना। तो हम सभी को जो है समय मिल गया है 4.0 में, हम सभी को जो है थोड़ा सा टाइम मिल गया है 3-4 महीने का, या यूँ कह ले कि 2.5-3 महीने का। इसके बाद कोई ना कोई नोटिस, कोई ना कोई सूचना अवश्य मिलेगी हम सभी को। आगे हम सभी ये कहना चाहूँगी आप सभी से कि जो भी समय हम सभी को मिला है, हम सभी इसका सदुपयोग करें। हम सभी को देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। हम सभी को त्याग करना पड़ेगा। त्याग हमें किसका करना है, क्यों करना है? क्योंकि बिना त्याग के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एकदम सिंपल साधारण सी बात है कि जब तक हम अपने आलस्य का त्याग नहीं करेंगे, है ना, जब तक हम अपने आलस्य का त्याग नहीं करेंगे और अपनी नींद का त्याग नहीं करेंगे, जो छोटे मोटे हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर घूम टहल करके व्यर्थ की बातों में, है ना, फ़ोन से देख करके अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं, रील्स देख करके पूरा का पूरा दिन निकाल देते हैं। तो इन सभी का त्याग करना पड़ेगा हम सभी को, और इन सभी से समय हम सभी को चुराना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। किसके लिए? पढ़ाई के लिए, है ना, अपने अध्ययन के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम चाहे कितनी भी परीक्षा दे लें, है ना, कि इसमें हो जाएगा उसमें हो जाएगा, लेकिन जब तक हम विधिवत गहनता से डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, निरंतर पूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे, लगातार कंटिन्यू, तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो चाहे परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, दोनों परिस्थितियों में हमें अपने लक्ष्य
को ध्यान में रखते हुए उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं हालातों में खुद को निखारना है ना, खुद को निखारना है, खुद को बेहतर बनाना है और अपने लक्ष्य की ओर जो है एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। हमारे बहुत से प्रतियोगी विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो दिन रात केवल क्या कर रहे हैं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना। घूमना टहलना, यहाँ तक खाने पीने में भी कमी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो जिससे कम खाएंगे, जिससे पढ़ाई अधिक हो सके। तो इसलिए जो बच्चे इस तरह से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, सफलता तो उन्हें मिलेगी ना, या जो थोड़ा पढ़ते हैं, घंटे 2 घंटे पढ़ के इधर उधर मस्ती करते हैं, उन्हें मिलेगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दृढ़ संकल्पित होकर के और जो भी समय मिला है उन सभी का जो समय मिला है हम सभी को, उस समय का जो है सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाना है, अपनी जो है तैयारी को और बेहतर बनाना है, खुद को निखारना है। और हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा है हिंदी साहित्य में, जैसे गद्य साहित्य है हमारा और पद्य साहित्य है ना। हिंदी गद्य साहित्य हो गया, है ना, साहित्य हो गया, कहने का मतलब साहित्य हो गया, और क्या हो गया, व्याकरण हो गया, व्याकरण हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, और इसके साथ साथ भाषा विज्ञान हो गया। कहने का मतलब जो भी टॉपिक है, जो भी प्रकरण है, सभी प्रकरण पे हम सभी ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, है ना। इन्हें पढ़ेंगे, इनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को तो बार बार, जितना बार हो सके उतनी बार हम सभी रिवीजन करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इसी क्रम में आज हम सभी उपस्थित हैं। ये व्याकरण का जो है पहला क्लास है, ये हिंदी व्याकरण का ये पहला क्लास है। वैसे तो बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं चैनल पर, आप चाहें तो इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको जानकारी होगी, नहीं तो आप जा कर के देख सकते हैं इस चैनल पे। और लेकिन इसमें जो है हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से। आज हम सभी देखेंगे भाषा का स्वरूप देखेंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखेंगे, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, है ना, हिंदी भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इतने इस टॉपिक पर हम सभी चर्चा करेंगे। आगे हम सभी देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं हम सभी, है ना। भाषा की परिभाषा। अब हम सभी देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा की परिभाषा अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है ना। तो सामान्यतः जैसे भाषा यही है, समझ लीजिए सिंपल साधारण शब्दों में, जैसे मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ, तो किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना, तो किसके माध्यम से करते हैं, तो वो एक साधन क्या है, भाषा ही है, जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को दूसरे तक जो है प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रकट करते हैं। तो उसी भाषा की परिभाषा हम सभी पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इसमें, सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले, है ना, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका अर्थ हो। भाषा संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, ये प्रश्न पूछा गया था। अधिकतर प्रायः ये जो है पूछ लिया जाता है ना। प्रश्न बनता है यहाँ से कि भास धातु से बना है और भास में जो है हलंत रहेगा। ये प्रश्न टीआरई में पूछा गया था, ये हलंत रहेगा सामने। आगे देखेंगे, ये संस्कृत के भास धातु से बना है, इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, अभी बताया गया कि मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इनकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं है, हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बताई है। देखिए, हम देखते हैं ये परिभाषा जो है देखनी है हम सभी को। क्या बताया है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यहाँ 3 बातें हैं, इनके इसमें इस परिभाषा में कितनी बातें आई हैं, 3 बातें आई हैं। पहली बात क्या है, भाषा ध्वनि संकेत, भाषा ध्वनि संकेत, ठीक है, वह यादृच्छिक है। क्या है, यादृच्छिक शब्द आया है ना। और क्या है, वह रूढ़ है,
है ना, क्या है, ऋण है। तो इस प्रकार से ये किसकी थी, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के द्वारा दी गई भाषा थी। ठीक है, भाषा की परिभाषा थी। तो इन तीनों शब्दों पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखेंगे एक एक करके। सार्थक शब्दों के समूह को संकेत कहते हैं, संकेत भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, इस प्रकार से है। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं। ठीक है, रेलगाड़ी का गार्ड जो है हरी झंडी दिखाकर के यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते हैं, यह बिल्कुल सत्य है ना। और ना ही इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा की सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा को क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। एक तो ये हो गया। और भाषा यादृच्छिक संकेत है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम सभी। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता है। जैसे हो गया बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना क्या है, कठिन है ना। इनकी ध्वनियों को समाज ने क्या किया, स्वीकार कर लिया है ना, और हम भी इसे स्वीकार करते चले आ रहे हैं। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। यादृच्छिक का मतलब होता है इसमें शब्द जो आया है यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक है ना, ऐच्छिक, इच्छानुसार। कहने का मतलब किसी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक संबंध नहीं होता। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक जो है मान लिया जाता है ना, ऐच्छिक, इच्छानुसार। और आगे हम सभी अब देखते हैं, अगला देखते हैं, तीसरा था रूढ़। रूढ़ के बारे में, वह रूढ़ है ये भी समझ लेते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत ऋण होते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत जो होते हैं ऋण होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते रहे हैं, होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं, है ना। ऋण का मतलब वही होता है जिसका हम खंड ना कर सकें, है ना। जैसे अगर है नाक है ना, ये तो ना अलग कर देंगे, का अलग कर देंगे, है ना, तो कोई इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे वृक्ष है ना, इस तरह से अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग कोई अर्थ नहीं। आगे देखेंगे, इसका कोई कारण नहीं है, ये प्रयोग तर्कहीन है। आगे हम सभी कुछ परिभाषाएं हैं जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, परीक्षा में आती हैं, कई बार आ भी चुकी हैं, तो उन पे हम ध्यान देते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। क्या कहते हैं, एक बार हम फिर से विचार करते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने वाली। इच्छा और मति की बात कौन करता है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, है ना। इच्छा और मति, हम पूरी परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो कीवर्ड है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य परिभाषाओं से नहीं मिलते हैं। उन शब्दों को हमें क्या करना है, चिन्हित कर लेना है और उनको अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। इच्छा और मति का आदान प्रदान करना किसकी परिभाषा में आता है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा में आता है। ठीक है, इतना हम देख लेंगे क्योंकि हमें बताना होगा कि ये परिभाषा किससे संबंधित है, प्रश्न इस तरह से बनते हैं। तो ये श्याम सुंदर दास की है। अगली परिभाषा हम देखते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है ना, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। अब समष्टि शब्द आ गया। समष्टि शब्द का प्रयोग किसने किया, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। समष्टि शब्द डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ठीक है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उससे को समष्टि रूप से क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब अगर समष्टि रूप आ गया, अगर परिभाषा में दिया गया है ना, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन समष्टि रूप हम देख लेंगे तो लगा सकते हैं कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ये कभी भूलने वाला नहीं है। अगला देखते हैं, तीसरी परिभाषा हम सभी देखते हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयव, यानी कि अंग, शरीर के अंगों से, अवयव मतलब अंग से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मंगलदेव शास्त्री का है ये परिभाषा। किसकी है, मंगलदेव शास्त्री की है। 3 परिभाषाएं हैं, तीनों परिभाषाओं को हम इधर देख लेते हैं। उधर हम लोगों ने देखा कि जो क्या है,
है यादृच्छिक है ना। भाषा ध्वनि संकेत वह यादृच्छिक है, वह ऋण है। ये तीन बातें जो विचार करने योग्य थी किसकी परिभाषा में थी, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से। ये किसकी थी, तो ये परिभाषा थी हमारी किसने दिया था, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, है ना। और अगला हम सभी देखते हैं, अगला भी हम लोगों ने जो देखा ये अगर आ जाता है हमारी परिभाषा में अगर आ जाता है इच्छा और मति का आदान प्रदान करने, इच्छा और मति की बात आ जाती है तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। और अगर समष्टि की बात आ जाती है, समष्टि रूप से भाषा अगर इस तरह से आ जाता है तो बाबूराम सक्सेना। और आगे हम पूरी लाइन को पढ़ेंगे, 2-3 बार हम पढ़े रहेंगे अगर आप सभी, तो ये समझ जाएंगे बड़ी सरलतापूर्वक। मनुष्य भावों की उस चेष्टा या व्यापार को भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने विचारोपयोगी शरीर अवयवों की बात किसने कहा है, मंगलदेव शास्त्री ने, है ना। एक एक शब्दों को पकड़ना है जो अन्य परिभाषा से भिन्न हो, ठीक। तो इस तरह से अगर हम ध्यान देंगे तो हमें परिभाषा याद करने में सरलता होगी। आगे हम सभी बढ़ते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। हम देखते हैं ये निष्कर्ष इम्पॉर्टेंट हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। सही है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। बिल्कुल, भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, ठीक है, दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आप है ना, ये स्वयं आप अनुभव किए होंगे। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं और दूसरे से भिन्न होते हैं। आगे हम सभी देखते हैं 5 नंबर का देखते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत उच्चारणोपयोगी शरीर अवयव से वर्णों या शब्दों से व्यक्त होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे भाषा की प्रकृति। हम लोगों ने क्या देखा, भाषा की उत्पत्ति देखा। क्या देखा, भाषा की उत्पत्ति देखा, है ना। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो संस्कृत के भाष धातु से हुई है, ठीक है। और भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा से संबंधित परिभाषा को हम लोगों ने देख लिया। अब हम सभी आगे बढ़ते हैं, इनसे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। इन परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकले हैं उन निष्कर्षों पर भी हम लोगों ने चर्चा की। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो हम आगे बढ़ते हैं, भाषा की प्रकृति के बारे में देखते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा जो है सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है, यही इसकी क्या है, प्रकृति है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा का जो अपना स्वयं का गुण है, इसका गुण क्या है, ये हमेशा चलती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है। स्वभाव को, उसके गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है। क्या है, भाषा एक सामाजिक शक्ति है। ये सब जो एक एक लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। भाषा एक सामाजिक शक्ति है ना। भाषा जो है परिवर्तनशील है, इस तरीके से दे दिया जाएगा। और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमें लगाना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ करके उसे अपने जो है मस्तिष्क में धारण करना है। आगे हम सभी देखेंगे जो मनुष्य को प्राप्त होती है। भाषा क्या है, एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है, बिल्कुल सीखता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या सीखी है, अपने पूर्वजों से सीखी है, और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। अब यहाँ ध्यान देंगे, भाषा है परंपरागत और अर्जित। परंपरागत और अर्जित है, परंपरागत और अर्जित नहीं है। भाषा परंपरागत और अर्जित दोनों है ना। तो इस तरह से तो भाषा क्या है, जब हम पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे इसे। भाषा क्या है, परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। अब एक शब्द जो भी विद्यार्थी हमारे पेपर दिए हैं अभी TRE 3A का, तो उसमें जो 6 to 8 का था, 6 to 8 में एक शब्द आ गया था विशेषण से संबंधित। वो शब्द यहाँ दिख गया हमें, तो ये चर्चा मैं कर ले रही हूँ, है ना। जीवंत शब्द बताना था, क्या विशेषण है, ऐसे कुछ प्रश्न करके आया था। तो देखिए यहाँ जो है जीवंत, जीवनी और जीवंतता इस तरह से करके आया था, है ना। तो ये भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के 2 रूप हैं, एक कथित और दूसरा लिखित। एक हम कह करके और दूसरा हम लिख करके व्यक्त करते हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप, एक कथित और दूसरा लिखित, कथित और लिखित।
हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी हुई है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है। भाषा किससे बनती है? वाक्य से बनती है ना। वाक्य से बनती है। किससे बनती है? वाक्य से बनती है। और वाक्य किससे बनता है? तो वाक्य बनता है शब्द से। किससे बनता है? शब्द से बनता है ना। शब्द से वाक्य बनता है। और शब्द हमारा जो बनता है वो मूल ध्वनि से बनता है। किससे बनता है? मूल ध्वनि से बनता है। तो जो भाषा है, भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य जो है शब्द से बनता है और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। ये भाषा के अंग कहलाते हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है। अतएव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। व्याकरण जो है किस पर आश्रित है? भाषा पर आश्रित है। आगे हम सभी देखेंगे भाषा की प्रकृति को हम लोगों ने समझा। अब भाषा के विविध रूपों की चर्चा करेंगे, है ना। भाषा की प्रकृति हो गई, समझ गए होंगे, समझ पाए होंगे, हमारी यही आशा है कि समझ आया होगा। आगे देखेंगे भाषा के विविध रूप देखेंगे। भाषा के विविध रूपों को देखेंगे। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। कितने रूप? 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन है? पहला तो बोली हो गया, दूसरा परिनिष्ठित भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा। तीसरा क्या है? राष्ट्रभाषा। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं, है ना। साधारण जनता अपने घरों में बोलती है, अपने जो है समूह में बोलती है, उसे हम बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ये घास पात की तरह, मतलब खरपतवार की तरह अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, है ना, और मगही हो गया, ब्रजभाषा और अवधी। ठीक है, ये सभी क्या है? बोलियां हैं। आगे हम सभी देखेंगे परिनिष्ठित भाषा। हम सभी क्या देख रहे हैं? भाषा के विविध रूप, 3 रूप हैं और बोली को हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत देखेंगे हम सभी। तो व्याकरण से जो है परिनिष्ठित भाषा जो है किससे नियंत्रित होती है? व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिनिष्ठित किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। खड़ी बोली, है ना। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चल करके राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ठीक है, जब भाषा व्यापक शक्ति मतलब बड़ा विस्तार, है ना, ग्रहण कर लेती है तब आगे चल करके राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघ करके अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बन करके सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। ठीक है, भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा, है ना, राष्ट्रभाषा तो अभी कोई है नहीं, राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा, जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी, इस तरह से। अब हम सभी देखेंगे भाषा की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी कि हम हिंदी के विषय में पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा ही है। भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है, वह रुकना नहीं जानती है। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो वह भाषा उसके बंधन को तोड़ करके आगे निकल जाती है। यही इसकी विशेषता सबसे बड़ी है ना, और ये होना स्वाभाविक है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। ठीक है, भारत एक प्राचीन देश है। हमारा भारत देश एक क्या है? प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों से भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति क्या है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को, ये प्रश्न बन सकता है, संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। कौन सी ऐसी भाषा है जिसे आर्य भाषा या देव भाषा कहा जाता है? तो वो
ऑप्शन में संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या देवभाषा कहते हैं। यह आर्य भाषा अनुमान है लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कितनी? 3500 वर्ष पुरानी है। हिंदी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। हम देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में, जिसमें पहला कालखंड है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक। और जो तीसरा है हमारा वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय है 1000 ईस्वी से आज तक माना गया है। तो इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है ना। और इसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा, ठीक। इन 3 कालों का संक्षिप्त भाषिक परिचय इस प्रकार है। प्रथम काल में चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा ये देखते हैं। हम लोगों ने सीखा, सर्वप्रथम हम लोगों ने सीखा कि हाँ, आगे हम सभी देखते हैं। हम लोगों ने सीखा कि भाषा का स्वरूप क्या है। हम लोगों ने देखा भाषा का स्वरूप देखा, भाषा की परिभाषा देखी, है ना। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनता है। और भाषा क्या होती है? तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि जो है हम आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा जो दी थी उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, इस प्रकार से देखा हम लोगों ने, है ना। फिर आगे 3 बातें जो विचार करने योग्य थी। भाषा ध्वनि संकेत किस तरह से है, वह यादृच्छिक कैसे है, वह ऋण है ना, किस तरह से। तो इन सब को हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने क्या सीखा, इनसे संबंधित विभिन्न परिभाषाएं जो दी गई थी उन्हें हम लोगों ने देखा। और यह पाया कि जो परिभाषा है, परिभाषा में इच्छा और मत की बात कौन करता है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास करते हैं। और समष्टि की बात, समष्टि रूप से भाषा किसने कहा है? तो डॉक्टर बाबू राम सक्सेना ने कहा है ना। और उच्चारणोपयोगी शरीर अवयव से उच्चारण किए गए वर्णात्मक, ये शब्द जहाँ जिसमें आ जाएगा, एक प्रकार से कीवर्ड है ये। और ये मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा है। तो 3 परिभाषाएं, क्या 4 परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं, इसको हम लोगों ने देखा। कभी कभी हूबहू यही परिभाषा जो है परीक्षा में रख दी जाती है और बताया जाता है, पूछा जाता है कि ऑप्शन में ये कौन सा सही है, कौन किसकी परिभाषा है। फिर इनसे, इन परिभाषाओं को पढ़ने से जो निष्कर्ष निकलते थे, उन निष्कर्षों पर हम लोगों ने चर्चा किया, विचार किया इस पे। फिर हम लोगों ने देखा कि भाषा की प्रकृति क्या है ना। तो भाषा ये जो है सदा चलती रहती है, बहती रहती है, किसकी तरह? सागर की तरह बहती रहती है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है ना। यह जो है परंपरागत और अर्जित दोनों है, ठीक है। तो और इसके 2 रूपों को भी हम लोगों ने देखा, है ना। इसके 2 रूपों को देखा, कथित रूप और लिखित रूप को देखा। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति को हम लोगों ने देखा। और ये भी देखा हम लोगों ने कि जो भाषा है हमारी, ये बनती किससे है? तो जो भाषा बनती है ये हमारे वाक्यों से बनती है, और वाक्य जो होते हैं वो हमारे शब्द से बनते हैं, और जो शब्द होते हैं वो मूलध्वनियों से बनते हैं, जो शब्द होते हैं वो मूलध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार से हमारी भाषा जो है बनती है। आगे हम सभी ने देखा कि भाषा के स्वरूप विविध रूप हैं। भाषा के विविध रूपों पर हम सभी ने चर्चा किया, है ना। भाषा के 3 विविध रूपों को देखा हम लोगों ने, जो बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा कौन क्या कैसे है, इस तरह से हम लोगों ने इसे देखा, है ना। जैसे जो भोजपुरी है, मगही है, ब्रज भाषा है, अवधी है, ये क्या है? ये सभी जो है बोलियां हैं। और ये जो है जब व्यक्ति, जनता अपने समूह या घरों में बोलती है ना, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने मनुष्य समूह या घरों में करती है, उसे हम बोली कहते हैं। इतना हम लोगों ने सीखा। आगे हम लोगों ने परिनिष्ठित भाषा जो है व्याकरण से नियंत्रित होती है, ऐसा हम लोगों ने देखा, है ना। जब भाषा विशाल रूप धारण कर लेती है, व्यापकता को ग्रहण कर लेती है, एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है, तब वो क्या होती है? राजभाषा कहलाती है या राष्ट्रभाषा। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में हम लोगों ने देखा, है ना, कि भाषा नदी की धारा की तरह क्या होती है? चंचल होती है। और इसकी उत्पत्ति जो है प्राचीन काल में ऋषि मुनियों
इस भाषा का प्रयोग करते थे, है ना। इसकी उत्पत्ति हम लोगों ने देखा कि 3500 वर्ष पुरानी है लगभग ये। और इन्हें जो है आगे आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, आर्य भाषा या देव भाषा भी इन्हें कहते हैं, है ना। लगभग 35 वर्ष पुरानी है, 3500 वर्ष पुरानी है कहने का तात्पर्य है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का 3500 वर्षों का जो इतिहास है, इन्हें 3 कालखंडों में हम लोगों ने देखा कि विभाजित किया गया है। पहला खंड है, इसमें देखा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का है, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बताया गया समय इसका। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और जो आधुनिक है, 3 कालखंड बताए थे, तीनों कालखंड कंप्लीट हो गए, इसे 1000 ईस्वी से आज तक माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस क्लास में थोड़ी बहुत बातें सीखी जो परीक्षा उपयोगी हैं, जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस प्रकार से डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इससे हम सभी एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। इसके साथ साथ जो है समय को देखते हुए हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में करेंगे और सॉल्व पेपर भी करेंगे, वो चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का हो या किसी भी राज्य के टीजीटी पीजीटी का हो। जो हमारे लिए उपयोगी है हम उसे करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और आलस्य का त्याग करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम सभी हमेशा इस तरह से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी को अपने मुकाम पे अवश्य पहुंचाएंगे एक दिन। तो आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास उपयोगी लगी हो तो आप अगर हमारे नए प्रतियोगी हैं, हमारे नए भाई बहन हैं, तो आप इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी क्लास हिंदी से संबंधित जो भी जानकारी आप तक जो भी क्लास बने वो आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, ठीक है। और इसे अपने कुछ मित्रों तक भी शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।